अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेस टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स। इसके बाकी क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज इसके टाइटल को डिस्कस करना है कि इसको जो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इसका टाइटल ऑफ फेयरवेल टू आर्म चूज़ किया है उसकी क्या रीजंस है, क्या ये इसके लिए सूटेबल और एप्ट है। अबाउट ऑथर, द ऑथर ऑफ द प्ले अर्नेस्ट हेमिंग्वे वाज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट। अमेरिका से उसका ताल्लुक था। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है वो एंड जर्नलिस्ट, और एक सहाफ़ी भी है। हेमिंग्वे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज वर्क बिटवीन द मिड 1920 एंड द मिड 1950s के 1920 से लेकर 1950 के दरमियान में जो थे ना उसने सारे अपनी राइटिंग्स की थी एंड वॉन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1954, और 1954 में उसको लिटरेचर में नोबल प्राइज़ भी दिया गया था। ही पब्लिश्ड 7 नॉवल्स, 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस एंड 2 नॉन फिक्शन वर्क्स। अब ये उसके वर्क्स हैं। मैनी ऑफ हिज वर्क्स आर कंसिडर क्लासिक्स ऑफ अमेरिकन लिटरेचर के। उसके जो बहुत से ऐसे कारनामे ऐसे हैं जो कि अमेरिकन लिटरेचर में बहुत ही जो है पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़े जाते हैं। अब अ फेयरवेल टू आर्म्स का इंट्रो पढ़ लेते हैं। अ फेयरवेल टू आर्म्स बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे इज़ अ टिपिकल लव स्टोरी। ये जो है लव स्टोरी है उसकी कैथरीन की और हेनरी की। It is a love story of Frederick Henry and Catherine Brickley. Their love story survives through the obstacle of the World War One. कि उनकी जो लव स्टोरी है वो जब वर्ल्ड वार वन से जो है उसके ऑनवर्ड से जो भी रुकावटें थी, जो भी उनके हर्डल्स का सामना किया था, उसके बाद वो किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के साथ जो थे रीजॉइंट हुए थे, रीयूनियन किया था, उसके बारे में है। फॉर हिज नावल अ फेयरवेल टू आर्म्स हेमिंग्वे कॉन्शियसली बोरोड हिज टाइटल फ्रॉम द 16th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉर्ज पील। कि अब ये टाइटल उसने कहाँ से लिया। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने ये टाइटल बोरो किया एक इंग्लिश पोइट से जो कि 16वीं सदी का पोइट था जिसका नाम जॉर्ज पील था। ही रेफर्स टू द पील्स पोइम इंटेंशनली टू पे द ऑरेनिक होमेज टू द वार, क्योंकि उसकी एक पोइम है पील्स की जो कि वार के बारे में है, तो इसकी जो पोइम है वो भी लव एंड वार के बारे में है, इसलिए इसने उसका टाइटल बोरो किया। द टाइटल ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स पुट्स हेनरीज डिसइल्यूजनमेंट विद वार एंड लव। तो इस पोइम के जरिए में पता चलता है कि हेनरी के वार एंड लव के बारे में क्या व्यूज़ हैं। The title of the novel is a master stroke of irony, and one must think in terms of offering an ironic interpretation of the novel as well. Irony के बारे में आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया है कि irony जो है किसी ऐसी बात को कहते हैं, ये लिटरेचर में कोई ऐसी जो कन्वर्सेशन हो या जिसका कोई ऐसा एक्शन हो कि जिसका मतलब कुछ और निकल रहा हो, लेकिन वो जो है तंज़िया या फिर मजाक करने के अंदाज़ में या फ़नी जो है मॉकिंग वे में उसको बोला जाए। तो इसका जो टाइटल है वो भी कुछ इसी तरह से है। ड्यूअल मीनिंग ऑफ आर्म्स। अब आर्म्स के जो हैं डबल मीनिंग क्या होते हैं। इट इज़ द टाइटल ऑफ अ नावल ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स डैट फर्स्ट कैचेज द अटेंशन। कि ये जो है किसी भी रीडर की अटेंशन को जो है हासिल कर लेता है, तवज्जो को हासिल कर लेते हैं। क्रिटिक्स आर बेसिकली इन एग्रीमेंट डैट देर आर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ऑफ द टाइटल ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स। अब रीडर्स क्या कहते हैं और बहुत से क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि इसके जो है 2 मायने निकलते हैं फेयरवेल टू आर्म्स के। वो कौन से हैं। इन दिस नावल ऑफ फेयरवेल टू आर्म्स द वर्ड आर्म रेफर्स टू द वेपन ऑफ वॉर। कि यानी जो के हथियार होते हैं ना किसी भी जंग के, उनको आर्म्स कहा जाता है। एंड इट ऑल्सो रेफर्स टू द हैंड ऑफ ह्यूमन बींग, या फिर इंसान के बाजू जिस्म का जो हिस्सा होता है ना, जो हाथ और बाजू होता है, उसके लिए यूज़ किया गया। द हीरो इन दिस नावल कमांड्स फेयरवेल टू वॉर बिकॉज ही फील्स डिस्गस्टेड विद इट। अब नावल में हेनरी ने क्या किया था कि वो जंग छोड़ के जो था फरार हो गया था, भाग गया था, स्विट्ज़रलैंड चले गए थे वो दोनों। तो क्या वो जंग से जो था तंग आ चुका था, डिस्गस्टेड था, परेशान था। एंड इफ़ ही डिड नॉट फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब यही होता है ना कि किसी चीज़ को सी ऑफ कह देना, गुड बाय कह देना, तो उसने जंग को फेयरवेल कह दिया था। एंड इफ़ इट डिड नॉट कमांड टू इट ही वुड लूज हिज वाइफ, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो वो अपनी बीवी को खो देता। ही ऑल्सो कमांडेड फेयरवेल टू हिज बिलव्ड विच इज़ इन्फोर्स्ड बाय अ क्रूअल फैट। इसके अलावा उसको अपनी बीवी को भी फेयरवेल करना पड़ा था क्योंकि वो बच्चे की पैदाइश के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। द फेयरवेल इन द नॉवल वुड बी अ वॉलेंट्री अकॉर्डिंग टू अस, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ नॉट एट ऑल एक्ट ऑफ वायोलेशन बट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिजास्टर। कि इसमें जो है ना ये जो फेयरवेल है वो डिफरेंट वेज में यूज़ किया गया है। मतलब सम टाइम ये जो है ज़्यादातर जो इसका यहाँ पे है ना ये लक या बाय चांस जो है ना वो करेक्टर्स को फेस करना पड़ता है। आगे देखिए हेनरी सडन पार्टिसिपेशन इन द वॉर। कि हेनरी ने जो जंग में पार्टिसिपेट किया था। फेडरिक हेनरी an American is the hero of the novel who was serving in an Italian ambulance in World War One. अब हेनरी की जॉब क्या थी कि वो इटालियन वर्ल्ड वॉर में जो एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पे वर्किंग करता था। व्हाट हैज़ ब्रॉट हिम इनटू द वॉर इज़ नॉट सुपरफाइड इन द नावल। अब ये वो नावल यानी उसने जंग में हिस्सा लेना क्यों शुरू कर दिया, वो क्यों एक एम्बुलेंस ड्राइवर बन गया, इस बारे में तो कोई बात नहीं बताई गई इस नावल में। क्यों बस ये बताया गया था कि वो तो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था ना, अपनी एजुकेशन की कंप्लीशन के लिए आया था। ही हैज़ नॉट जॉइंड द वॉर बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ एनी अदर कॉजेज। ये नहीं बताया गया कि वो डेमोक्रेसी की वजह से उसने जो है वॉर को ज्वाइन
ज्वाइन किया था या छोड़ा था, या क्या वजूहत थी। Perhaps he volunteered for service in the ambulance because of some undercurrent of humanity or humanitarian sympathy। ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि उसने अपनी मर्ज़ी से जो है अपनी फ्री विल को यूज़ करते हुए एम्बुलेंस के इंसानियत की खिदमत के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर सर्विस शुरू कर दी हो। ही इज़ नॉट अ कॉम्बेटेंट इन एनी केस एंड ही हैज़ अ फीलिंग दैट ही इज़ नो रियल डेंजर एज ही स्पोक। अब उसको जो है वो उसकी अपने उधर वॉर में रहने से भी सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि ये जो है ना बाय नेचर कोई अच्छा इंसान नहीं था स्टार्ट में, जो हमने इसके बारे में पढ़ा था ना इसके करेक्टर में। वेल आई न्यू आई वुड नॉट बी किल्ड not in this war, I did not have anything to do with me, it seemed no more dangerous to me than the war in movies। The next thought he thinks that was I wish to God it was overthrow। कि वो कहता है कि यानी वो जंग से जो था बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग था, उसे जंग जो थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो ये चाहता था कि जंग जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। दिस शोज़ डैट पार्टिसिपेशन इन द वॉर इज़ द मोस्ट क्रूशियल अफेयर। अब उसको ये लगता था कि जंग में जो हिस्सा लेना है बहुत ही आम सी बात है। डिस्पाइट डैट ही परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज़ कॉन्शियसली एंड एफिशिएंटली। इसके बावजूद वो तमाम अपने फ़राइज़ बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुरखरू होकर अंजाम दिया करता था। ही डज़ नॉट शेक क्लब, वो कभी काम से नहीं था भागता और रिवेट हिज पर्सनैलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही अपनी जिम्मेदारियों से भागता था। बट ही डज़ नॉट थिंक हिमसेल्फ इंडिपेंसिबल आया था, लेकिन फिर भी वो उसने खुद को इसके साथ अटैच करके नहीं था रखा कि बिल्कुल इसके लिए जो था ना खुद को सर्व नहीं था कर दिया। इनफैक्ट व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम लीव, जब वो छुट्टी से वापस आता है, ही फाइंड्स दैट एवरीथिंग इज़ इन गुड कंडीशन। उसको लगता है कि हर चीज़ जो है अच्छी हालत में है। इसके बाद द ग्रिमनेस ऑफ वॉर भी इसमें दिखाई गई है इस नावल में। ऑल दिस डज नॉट मीन दैट ग्रिमनेस ऑफ वॉर इज़ नॉट अ फुली और विविडली कन्वेड टू अस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो जंग के असरात थे या जंग के जो निशानियाँ थी वो हमें मुकम्मल तौर पर बताई गई हैं या नहीं बताई गई। अपार्ट फ्राम द मल्टीपल इंजरीज विच हेनरी हिमसेल्फ सफर्स व्हेन ही इज़ हिट बाय अ ट्रैंक मोर्टर शेल विच नेसेसिटीज हिज हॉस्पिटलाइजेशन। अब हमने पढ़ा था नावल में कि उसकी जो है ना उसको जंग के दौरान जो थी वो चोट लग गई थी उसके लेग पे जो है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ी थी और काफ़ी जो अर्सा जो था उसने हॉस्पिटल में भी गुजारा था। देयर इज़ अ टेरिबल थो ब्रीफ अकाउंट ऑफ द वाउंडेड मैन हु डाइज इन द एम्बुलेंस ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। तो ये कितनी खौफनाक चीज़ होती है कि इनकी एक ज़ख्मी आदमी जो है एक हॉस्पिटल के रास्ते में जो है तकलीफ़ से दर्द से मर रहा हो। देयर इज़ अ पेसिनी हु ग्रोन्स मोमा मियाँ एंड डाइट। ये जो है ना उनकी लैंग्वेज के वर्ड हैं, ये आप स्किप कर देंगे, आपने नहीं करने। वन ऑफ द पेशेंट्स हु वर इन द हॉस्पिटल इन मिलान हैज सीरियसली इंजर्ड बाय ब्रस्टिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ शार्पनल एंड हाई एक्सप्लोसिव शेल। कि यानी एक ऐसा मरीज़ जो कि हेनरी था, जो कि बहुत ज़्यादा मिलान के हॉस्पिटल में एडमिट था, उसको सख्त तकलीफ़ थी क्योंकि उसे गोली लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो नाकाबिल तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहा था। Some of the tragedy of the war is also conveyed to us through the way it has affected the spirit of Rinaldi and the priest। इसके अलावा इसमें यह भी ट्रेजेडी जो है वो जंग के हवाले से बताई गई है कि यानी रिनाल्डी के और प्रीस्ट के जो हैं वो क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। रिनाल्डी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू अ सीवियर स्ट्रेन बिकॉज ऑफ द न्यूमरस सर्जिकल ऑपरेशंस विच ही हैज़ टू परफॉर्म ऑन वाउंडेड सोल्जर्स। कि यानी क्या था कि वो बहुत से डॉक्टर्स ने जो था उसके जो है फौरी तौर पर ऑपरेशन से इनकार कर दिया था, लेकिन ये एक ही डॉक्टर था जिसने जो है वो उसके फौरी तौर पर उसका इलाज करने के लिए तैयार था। वह while the stoical priest has begun to feel the havoc war is causing, जब उसको जंग के असरात पता चल रहे थे। In addition to all this there are brief accounts of the war interested here and there to remind us of damage that is being done। तो यानी बहुत सी ऐसे हमें मिसालें मिलती हैं जिसके बारे में हमें पता चलता है कि जंग जो है वो कितनी खौफनाक होती है, जंग के असरात जो हैं कितने नुकसानात जो हैं कितने बुरे होते हैं। तो इसलिए जंग को फेयरवेल कहना ही बेहतर होता है, जो कि हमारा टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट ये 2 पैराग्राफ आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाएँ आप फेयरवेल टू आर्म्स पे। द प्लंग इन टू द रिवर्स मार्क्स हेनरीज फेयरवेल टू आर्म इन द सेंस ऑफ वॉर, ही इज़ आउट ऑफ द वॉर, ही हैज़ नो मोर ऑब्लिगेशन। क्यों क्या था कि बाद में वो जो था ना जंग से जो था उकता गया था, वो अपनी एक हंसी खुशी ज़िंदगी कैथरीन के साथ बसर करना चाहता था। उसने वहाँ से वो भाग निकले थे और वो उसे लगता था कि अब उस पर कोई मजीद जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। इस एंगर इस वॉश जब उसका गुस्सा जो था वो धुल गया था या ख़त्म हो गया था। ही विशेज़ द इटालियन सोल्जर He wishes the Italian soldier and military police all the luck. He wished the bloody train would get the master and I would eat and stop thinking. He does not wish to read the account of the war in the newspaper. अब वो ये चाहता था कि कि यानी न्यूज़पेपर में जो है ना जंग के बारे में जो है कोई चीज़ उसको पढ़ने को ना मिले। वो जंग से जो था इस तरह से वो जो था फेड अप हो चुका था। ही वांट्स टू फॉरगेट द वार, वो जंग को भूल जाना चाहता था। ही इज़ वर्थ नथिंग टू हिम, वो उसके लिए कोई अहमियत नहीं थी रखती। हाउएवर ही कैन नॉट कम्प्लीटली डिसमिस द वॉर फ्रॉम हिज थॉट्स, वो यानी वो चाह के भी अपनी यादों से या अपनी सोचों से इसको निकाल नहीं पाता था।
द लव अफेयर ऑफ हेनरी एंड कैथरीन। हेनरीज लव फॉर कैथरीन इज़ अ कैजुअल इन द बिगनिंग एट हिज पार्टिसिपेशन इन द वॉर। कि उनका जो शुरू की लव स्टोरी होती है ना वो ज़रा आम सी ही होती है, जब वो जंग में हिस्सा ले रहा होता है, बट एट द हॉस्पिटल इन मिलान, लेकिन जब वो ज़ख्मी होकर मिलान के हॉस्पिटल पहुंचता है, ही फॉल्स ट्रूली इन लव विद हर, तो वो उसका जो है उसका ट्रांसफ़र भी जो है कैथरीन का वहाँ पे हो जाता है, और वो उसका जो है मुकम्मल तौर पर ख्याल रखती है, वो इकट्ठे रहते हैं, तो उनकी मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ती है। ही कैन नॉट हेल्प फॉलिंग इन हर लव विद हर, और वो अपनी मोहब्बत को रोक नहीं पाता। शी इज़ अ लवली फाइन एंड सिंपल गर्ल, वो एक अच्छी सादा सी और खूबसूरत लड़की होती है। आफ्टर पार्टिंग विद हर इन मिलान, जब वो मिलान में के बाद एक दूसरे से जुदा होते हैं, ही फाइंड्स हर अगेन इन स्टेरसा, तो वो खुद को एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल महसूस करते हैं। ही फील्स लाइक अ क्रिमिनल हैविंग डिजर्टेड फ्राम द आर्मी, तो वो खुद को ऐसे जो है ना क्रिमिनल की तरह महसूस करते हैं कि जो अपनी आर्मी से जुदा हो गया। बट शी ट्राइज टू सेट हिज फियर्स एट रेस्ट, लेकिन वो अपने खौफ को जो है जाहिर ना होने की कोशिश करती है। हेनरी इज़ नाउ मोर देन एवर इन लव विद कैथरीन। अब हेनरी जो है उसको भी कैथरीन से मोहब्बत हो चुकी है बहुत ज़्यादा। दे आर हैप्पी विद ईच अदर इन स्ट्रेसा, अब वो जो है ना स्ट्रेसा चले जाते हैं, बट दे आर ऑल्सो अनईजी बिकॉज देयर इज़ द डेंजर ऑफ द मिलिट्री पुलिस डिटेक्टिंग हेनरीज प्रेजेंट एट देयर एंड अरेस्टिंग देम। अब क्या है कि हेनरी जो है ना वो जंग से भाग के निकला होता है, और वो जो है स्ट्रेसा जाके एक अच्छी जो है अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन उनको एक ख़तरा ये होता है कि मिलिट्री पुलिस जो है वो उसका पीछा कर रही है, क्योंकि उसे इसकी हेनरी की तलाश होती है। इवेंचुअली दे एस्केप इनटू स्विट्ज़रलैंड, फिर वो क्या करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड भाग जाते हैं एंड स्पेंड ब्लिसफुल टाइम इन अ माउंटेन विला, और एक पहाड़ी इलाके में खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। हेनरी इज़ नाउ परफेक्टली सिक्योर अगेंस्ट ऑल डेंजर, अब वो हर तरह के ख़तरों से महफूज है। एंड द वॉर इज़ फॉर, और जंग जो है वो बहुत दूर हो चुकी है, फॉर अवे, बहुत दूर। टू डोंट नीड द कंपनी ऑफ एनी अदर पर्सन, अब उन दोनों को किसी भी तीसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है। एज दे सेड, हेनरी डू यू वांट टू सी अदर पीपल, वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें और लोग चाहिए, किसी और को देखना चाहती हो? कैथरीन, नो। हेनरी, नीदर डू आई, कि मैं भी नहीं चाहता। देयर नाइट्स आर ग्रैंड, और अब उनकी रातें जो हैं वो लंबी हो चुकी हैं, बिकॉज डैट इज़ द टाइम व्हेन दे आर वन, क्योंकि यही वो वक्त है जब वो जो है दोनों मिलके एक रूह बन चुके हैं। हेनरी सेज, आई वुड नॉट गो अवे, मैं कहीं दूर नहीं जाऊँगा। आई एम नॉट गुड व्हेन यू आर नॉट देयर विद मी, कि मैं खुद को अच्छा महसूस नहीं करता जब तुम मेरे साथ नहीं होते। आई हैव नॉट एनी लाइफ एट ऑल एनी मोर, कि मेरी तुम्हारे बगैर मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं है। In other words, Henry feels that without Catherine, his life would be empty and meaningless, कि वो दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहा है कि हेनरी को ऐसा लगता है कि अगर उसकी ज़िंदगी में कैथरीन नहीं होगी तो उसकी ज़िंदगी बेमकसद और बेमायनी हो जाएगी। Another farewell to arms। When the time of delivery comes, the doctor says that a cesarean operation is required। जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका जो है वो सी सेक्शन ऑपरेशन किया जाएगा। द चाइल्ड दैट इज़ टेकन आउट इज़ ऑलरेडी डेड, उसका जो बच्चा पैदा होता है वो भी मरा हुआ होता है। एंड नाउ कैथरीन वुड डाई, और ये बताया जाता है कि कैथरीन जो है वो भी मरने वाली है। हेनरी नाउ नोज डैट कैथरीन वुड डाई, अब हेनरी ये जान चुका होता है कि उसको कैथरीन जो है वो छोड़ के जाने वाली है, मरने वाली है। ही बिकम डिस्परेट, वो बहुत परेशान हो जाता है। ही रिकॉल्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द आंट्स गेटिंग बर्नड ऑन अ लॉग ऑफ वुड, अब जो है वो मुख्तलिफ जो है ना तजर्बात करने की कोशिश करता है उसको बचाने के लिए। डेथ केम टू द आंट्स इनविटेबली एंड इवन ही डिड नॉट नथिंग टू सेव देम, लेकिन मौत जो है वो आ पहुंचती है और उसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता। ही प्रेज टू गॉड नॉट टू लेट द कैथरीन डाई, वो खुदा से भी दुआ करता है कि वो कैथरीन को मरने ना दे। ही सेज, ओ गॉड प्लीज़ डोंट लेट हर डाई, कि प्लीज़ उसको मरने मत देना। आई विल डू एनीथिंग फॉर यू इफ़ यू वुड नॉट लेट हर डाई, मैं तुम कुछ भी करूँगा अगर तुम उसको मरने से बचा लेते हो। प्लीज़ 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 डियर गॉड डोंट लेट हर डाई, उसको मरने मत देना। कैथरीन टेल्स हिम डैट शी इज़ नॉट अफ्रेड टू डाई, अब कैथरीन उसको बताती है कि उसको मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता अभी, बट शी जस्ट हेट्स इट, क्यों, लेकिन वो इस चीज़ से नफरत करती है। शी गेट्स वन होमर हैज आफ्टर अनदर, कि उसके पास ज़िंदगी में एक के बाद एक जो है परेशानी आती रहती है। डॉक्टर कैन नॉट स्टॉप द ब्लीडिंग, डॉक्टर जो है वो खून को रोक नहीं पाते। हेनरी वजाहत करता है, आई वेंट इन टू द रूम एंड स्टेड विद कैथरीन अंटिल शी डाइड। शी वॉज अनकॉन्शियस ऑल द टाइम एंड इट डिड नॉट टेक हर वेरी लॉन्ग टू डाई, यानी क्या होता है कि वो बिस्तर पे पड़ी रहती है और बहुत कम टाइम लगता है कि वो जो है अपनी खालकी खिलकी से जा मिलती है। हेनरी ट्राइज टू स्पेंड सम टाइम अलॉन विद डेड कैथरीन, अब हेनरी जो है ना वो काफ़ी कुछ टाइम जो है वो मरी हुई कैथरीन के साथ गुजारता है, बट इट इज़ नॉट एनी गुड, लेकिन वो कोई ज़्यादा अच्छी बात या ज़्यादा अरसा नहीं होता। इट वॉज लाइक सेइंग गुड बाय टू अ स्टैचू, मतलब जैसे वो एक स्टैचू को, एक मुजस्मे को गुड बाय कह रहा है। आफ्टर अ वाइल हेनरी वेंट आउट एंड लेफ्ट द हॉस्पिटल एंड वॉक बैक टू द होटल इन द रेन, अब फिर क्या करता है कि वो वापस जो है वो हॉस्पिटल से चला जाता है और एक होटल में जाता है जहाँ पे बारिश हो रही थी। ही इज़ अनदर फेयरवेल टू आर्म्स, ये एक दूसरा फेयरवेल होता है कि पहले तो उसने यानी जंग को फेयरवेल किया था ना, और अब जो है
वो उसको जो है कैथरीन को फेयरवेल करता है, बट दिस टाइम इज़ टू बिलव्ड आर्म्स, कि अब जो है उसकी बाहों में उसकी बिलव्ड होती है जिसको उसने फेयरवेल बोलना होता है। थर्ड इंटरप्रिटेशन क्या है इस टाइटल के बारे में? देर इज़ अनदर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग द टाइटल टू इंटरप्रेट आर्म्स एज द वॉर एज इम्ब्रेसिस द कैथरीन इज लिमिटेड वे ऑफ लुकिंग एट द टाइटल। कि तीसरी वजह क्या हो सकती है कि उसने इसका टाइटल जो है वो क्यों ये चूज़ किया? अ मोर वैलिड इंटरप्रिटेशन वुड सी द टाइटल एज कम्प्लीटली और कि एक टाइटल जो है ना कम्प्लीटली जो है ना इसका मतलब कुछ और निकलता है, लेकिन उसने अर्नेस्ट हेमिंगवे ने बताने की कोशिश कुछ और की है। हेनरी हैज़ ट्राई टू एस्केप फ्रॉम ऑब्लिगेशन विच लाइफ इम्पोजेज। हेनरी जो है अपने फ़राइज़ से, अपनी परेशानियों से, अपने मसलों से भागने की कोशिश कर रहा था। ही डिड नॉट विश टू फॉल इन लव बट ही डिड, कि यानी वो जो था वो ये चाहता था कि वो उसे लगता था कि वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन उसे कैथरीन से मोहब्बत हो जाती है। ही ट्राई टू एस्केप द वॉर, वो जंग से भागना चाहता है, बट ही फेल्ट लाइक अ स्कूल बॉय हु वाज प्लेइंग ट्रॉन्ट, लेकिन वो खुद को एक स्कूल जाने वाले लड़के की तरह महसूस करता है। हिज लाइफ इज़ विद कैथरीन इन स्विट्ज़रलैंड एंड लाइफ विच दे एंटिसिपेटेड आफ्टर द वॉर वर डिवॉइड ऑफ कन्फ्लिक्ट। मतलब वो ज़िंदगी जो उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जाके अकेले में गुजारी थी, तन्हाई में गुजारी थी, वो बहुत ही अच्छी थी, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। कैथरीन एंड हेनरी हैड फेयरवेल टू द लाइफ ऑफ एक्शन एंड स्ट्रगल, लेकिन क्या था कि उनको जो है अपनी ज़िंदगी को, अपने मेहनत को जो है फेयरवेल करना पड़ा था, गुड बाय करना पड़ा था। बट आयरॉनिकली देयर ग्रेटेस्ट टेस्ट टू अटेम्प्ट टू सेव द लाइफ ऑफ कैथरीन, लेकिन सबसे बड़ा उनका टेस्ट ये था कि वो हेनरी जो है वो कैथरीन की ज़िंदगी कैसे बचाता है। केम एट एवरी मोमेंट व्हेन दे सीम टू हैव अचीव्ड अ सक्सेसफुल स्केप एट द लॉस्ट द नॉवल सेइंग टू अस इज डैट वन कैन नॉट एस्केप द ऑब्लिगेशन ऑफ एक्शन, के कोई भी इंसान जो है ना अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता, या वन कैन नॉट से फेयरवेल टू आर्म्स, ही और शी कैन ओनली लर्न टू लिव विद लाइफ टू टॉलरेट इट। कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन में अब तक आपको इतनी आर्गूमेंट्स को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद समझ आ चुकी होगी कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इसका टाइटल जो था फेयरवेल टू आर्म्स क्यों चूज़ किया था। फेयरवेल टू आर्म्स विद द इमेज ऑफ कैथरीन इंट्रोड्यूस्ड टू अ स्टैचू विच रिवील्स अ टोटल ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फीमेल। A Farewell to Arms was met with favorable criticism and is considered one of Hemingway's best literary works. The last line of 1929 New York Times reviews notes, "It is a moving and beautiful book." अब क्या है कि आपने इसका कंक्लूजन 7 to 8 लाइन्स में जो है वो खुद से बना के लिख के मुझे सेंड करना है, और ये पैराग्राफ आप मुझे लाजमी सेंड करेंगे। आई होप सो कि लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।